नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु की इस क्लास में अपने जियोग्राफी सब्जेक्ट के साथ। जैसा कि सारे एस्पायरेंट जानते हैं, जिन लोगों ने हमारा अगर पहला क्लास देखा होगा यानी कि जियोग्राफी का फर्स्ट क्लास, उसमें हमने सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था और सोलर सिस्टम में ही हमने वहां पर पढ़ा था, आपका एक प्लेनेट पढ़ा था, एक ग्रह पढ़ा था और वो ग्रह था पृथ्वी। तो पृथ्वी चूंकि आपके सिलेबस में है, ये डिटेल में दिया गया है सिलेबस में, तो इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं हम समझेंगे और पृथ्वी की क्या क्या गतियां होती हैं उन चीजों को समझेंगे। पृथ्वी का रोटेशन है उसको समझेंगे, यानी मूवमेंट रोटेशन कहें या हम कहेंगे, जैसे एक वर्ड आता है यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने एक पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अर्थ इज अ लार्जेस्ट ऑफ इनर प्लेनेट। हमने जब प्लेनेट की बात की थी तो प्लेनेट में हमने पहला प्लेनेट आपको बताया था इनर और दूसरा हमने बताया था आउटर। इनर के मतलब आंतरिक ग्रह, आउटर के मतलब बाह्य ग्रह। तो पृथ्वी जो है वो इनर ग्रह में आपका एक सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि आंतरिक ग्रहों में अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। क्लियर है बात। फिर अगर हम रोटेशन की बात करते हैं, रोटेशन के मतलब यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के बारे में हम लोग सारे लोग जानते हैं, ये अपने एक्सिस पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब पृथ्वी अगर अपने एक्सेस पर घूम रही है, ध्यान देंगे, अगर अर्थ अपने एक्सेस पे, जैसा कि इस पिक्चर से भी हमको दिख रहा है कि ये आपका झुका हुआ है, ये नॉर्थ टू साउथ आप देख सकते हैं, ये इसके पोल्स की बात हो जाएगी और यहां पर ये एक्सेस होगा, ये 23.5 डिग्री का इसका एक्सेस हो गया। अब अगर हम बात करें इसके घूमने की, तो इसका जो रोटेशन है वो रोटेशन को या मूवमेंट कहें हम दो टाइप का देखते हैं। पहला अगर हम बात करें तो उसको हम लोग एग्जैक्टली रोटेशन के नाम से ही जानते हैं। रोटेशन के मतलब क्या होता है सारे लोग समझ लीजिए। अगर हम रोटेशन की बात करें तो रोटेशन के मतलब हम लोग सीधे सीधे भाषा में कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का रोटेशन होता है घूर्णन गति, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, घूर्णन गति। घूर्णन गति भी कहते हैं, इसको दैनिक गति भी कहते हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अगर हम बात करें तो इसको परिभ्रमण कहा जाता है। कई सारे वर्ड हैं, ध्यान देंगे सारे लोग। अब इतने सारे वर्ड आ गए, यानी कि जो पृथ्वी अपने एक्सेस पर घूम रही है, यानी कि एक्सेस पर अपने अक्ष पर झुकी हुई भी है 23.5 डिग्री। यहां तक तो क्लियर, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था इस बात को, यहां पर फिर से बता दे रहे हैं 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये रोटेट कर रही है अपने एक्सिस, यानी कि अपने अक्ष पर ही ये रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो यानी कि इसको घूर्णन गति कहा जाएगा। इसके अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही यहां क्या होता है, दैनिक गतियां। दैनिक गतियां के मतलब दिन और रात। तो एक बात तो क्लियर हो गई, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने एक्सेस पर नहीं घूमेगी तो दिन और रात नहीं होंगे। यह बात क्लियर हो गई। इस घटना को हम लोग परिभ्रमण कहते हैं। क्या बोलते हैं इस घटना को, परिभ्रमण कहते हैं। अगर हम लोग परिभ्रमण की बात करेंगे तो आपका सीधा सा आंसर क्या आएगा, रोटेशन। क्लियर हो गई ना ये बात। तो एक तो हो गया पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अक्ष पर घूमना क्या हो गया, दैनिक गति। दैनिक गति को दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं हम लोग, परिभ्रमण भी कह सकते हैं। दैनिक गति क्यों कहा जाता है, क्योंकि दिन और रात होता है। यह बात क्लियर हो गई, सारे लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। अब हम इसके दूसरे एक उसकी बात कर लेते हैं कि यह अपने एक्सेस पर घूमने के साथ साथ कुछ और भी करती है, यानी एक मूवमेंट इसका और होता है। तो हम देखते हैं इसका और मूवमेंट क्या हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, द अर्थ मूव्स इन स्पेस इन टू डिस्टिंक्ट वेज, यानी कि पृथ्वी अंतरिक्ष में दो अलग अलग तरीकों से घूमती है। पहला अगर हमने देख लिया आप लोगों के सामने, अगर दूसरे की हम बात करें तो दूसरा तरीका क्या है कि ये अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। तो यहां पर हम सूर्य के चारों ओर घूमने का एक छोटा सा फिगर जरूर बनाएंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा, मौसम परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अभी हमने बात की दिन और रात की,
और यहां पर बात हो जा रही है कि अपने एक्सेस पर घूमने के साथ साथ ये क्या है, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूम रही है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण। क्योंकि परिक्रमा कर रही है, किसकी परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अब परिक्रमण कर रही है तो क्या हो रहा है, दिन और रात नहीं हो रहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर वो परिक्रमा कर रही है सन की तो हो रहा है मौसम परिवर्तन। याद रखिएगा, मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग वार्षिक गति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब अक्सर लोग परिभ्रमण यानी कि रेवोल्यूशन और रोटेशन मतलब हो गया परिभ्रमण, और अगर हम बात करें परिक्रमण की तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन। तो इनमें मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसका एग्जांपल याद रखिए। अगर कोई लट्टू घूमता है, या जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो मान लीजिए वो मंदिर जो है वो सन है और आप उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, क्लियर हो गई ना बात, तो वो क्या होगा, परिक्रमण। तो सन को मानिए क्या हो गया, टेम्पल, आप उसकी परिक्रमा कर रहे हैं तो क्या होगा, परिक्रमण। वहां पर वर्ड यूज करेंगे रेवोल्यूशन, ठीक है ना। अब अगर लट्टू है, लट्टू को नचाइए आप, लट्टू अपने एक्सेस पर ही तो नाचेगा। लट्टू को भाई ये समझ लीजिए, ऊपर जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, इस तरीके से हम इसको घुमाएं और ये घूमता रहेगा, तो ये इसका एक्सेस हो गया ना। तो अगर एक्सेस घूमेगा तो बार बार घूम के उसी पे आएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रोटेशन कहलाएगा। बात समझ में आ गई। लट्टू से और मंदिर के एग्जाम से परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। सीधा सा एक आपसे पूछा जाएगा, पृथ्वी जो है अगर मौसम परिवर्तन हो रहा है तो मौसम परिवर्तन का कारण क्या है, तो आप बता सकते हैं। अगर दिन और रात के परिवर्तन का कारण क्या है, तब भी आप लोग बता सकते हैं। तो ये तो बात हो गई पृथ्वी की दो तरीके से घूमने की, एक अपने एक्सिस पर और दूसरे सूर्य के चारों ओर घूमने की घटना, यानी कि परिक्रमण और परिभ्रमण को हमने डिफाइन कर दिया। यहां तक बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। अगर परिभ्रमण और परिक्रमण के बारे में ही जानकारी नहीं होगी तो आगे चीजें पृथ्वी की समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अब हम इसका कुछ और पॉइंट देखते हैं। जैसे अगर हम कहें पृथ्वी पर जल की मात्रा, हम सारे लोग जानते हैं लगभग 71% है, और जैसा कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि 71% है, तो अर्थ इज नोन एज वाटर प्लेनेट। वाटर प्लेनेट क्यों है, क्योंकि यहां पर जलीय ग्रह कहा गया, सबसे ज्यादा जल की प्रतिशतता है, और जब जल है तो उसका कलर कैसा दिखता है, ब्लू। कैसा दिखता है, ब्लू। तो इसीलिए इट इज कॉल्ड नोन एज ब्लू प्लेनेट, या हम कह सकते हैं नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। और एक और थोड़ा सा जीके का भी क्वेश्चन इससे बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए विच डे ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड अर्थ डे, तो आपका आंसर क्या होगा, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है भाई। तो ये तो हमने अभी आपसे बात कर दी, परिक्रमण की हो गई, परिभ्रमण की हो गई, जलीय ग्रह की हो गई, नीले ग्रह की हो गई, और हमारा अर्थ डे की बात हो गई। अब हम आगे देखते हैं, आखिरकार ये जो पृथ्वी परिभ्रमण और परिक्रमण कर रही है, इनमें समय कितना लगता है, क्योंकि इनका समय भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप रोटेशन का सबसे पहले हम समय बात करते हैं। रोटेशन का मतलब समझ गया ना, अपने अक्ष पर घूम रही लट्टू। लट्टू वाला एग्जांपल याद रखिए, रोटेशन। रोटेशन लट्टू होगा, बिल्कुल। अगर आपसे पूछा जाएगा ना, मंदिर की परिक्रमा कर रहे हो तो मंदिर हो गया सन, और आप परिक्रमा कर रहे हो तो आप पृथ्वी हो गए, ठीक है ना। तो वहां पर परिक्रमण आएगा। और अगर लट्टू वाला एग्जांपल लेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, रोटेशन की बात आ जाएगी, यानी कि परिभ्रमण। तो ये अंतर समझिए। देखिए, रोटेशन और रेवोल्यूशन में हमको इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन अगर आप हिंदी में देखेंगे परिक्रमण और परिभ्रमण, तो अंतर समझ में आया। परिभ्रमण अपने ही परिपर भ्रमण कर रहा है, क्लियर हो गई ना, अपने ही अक्ष पर नाच रहा है। परिक्रमण किसी का परिक्रमा कर रहा है, मंदिर यानी कि सूर्य के चारों ओर अगर चक्कर लगाएगा, पृथ्वी लगा रही है ना, आप तो नहीं लगा रहे हैं सूर्य के, लेकिन अगर एग्जांपल मान के चलिए कि आप अगर किसी मंदिर के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो वो आप वहां पर आपका क्या हो जाएगा, परिक्रमण हो जाएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि ये बेसिक है इंफॉर्मेशन। चलिए अब हम देखते हैं, इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बता चुके हैं सारे प्लेनेट जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट यानी कि
एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर। लेकिन दो की बात हम कर चुके हैं, वीनस एंड यूरेनस, वो कैसे हैं, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, किसके, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यानी कि अर्थ ऑल्सो रोटेट ऑन एक्सेस, कह सकते हैं अपने जो एक्सेस के चारों ओर घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट वंस इन एवरी 24 आवर्स। याद रखिए, कॉजिंग डे एंड नाइट। इसी का कारण क्या होता है कि दिन और रात होते हैं। बात क्लियर हो चुकी है। अब कितना समय लगता है, तो आप देख सकते हैं यहां पर 23 घंटा 56 मिनट और 4.092 सेकेंड एग्जैक्टली लगते हैं पृथ्वी को अपने एक्सेस पर घूमने में। यानी कि पृथ्वी हर 24 घंटे में एक बार वेस्ट टू ईस्ट अपने एक्सेस पर घूमती है, और इसी एक्सेस पर घूमने के कारण दिन भी होता है और रात भी होती है। यहां पर देखिए आपको एक फिगर दिख रहा है, एक चित्र दिख रहा है। उस चित्र में बीच में सन है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है। आप देख सकते हैं, ये देखिए पृथ्वी की सभी हम स्थितियां यहां पर स्केचिंग किए दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहां पर कि बहुत सारे स्थितियां यहां पर दी गई हैं जो घूम रही हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो घूमने का है, देखिए अब दोनों कंडीशन हैं, यानी कि सन के चारों ओर और दूसरी क्या हो गई, एक्सिस के चारों ओर। दोनों चीजें हैं, एक हो गया रोटेशन, दूसरा हो गया रेवोल्यूशन। क्लियर है ना। अब दोनों की जो दिशा है वो आपकी वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों ही कंडीशन में पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों परिभ्रमण में और परिक्रमण में, यानी कि एक्सेस में भी अपने पश्चिम से पूर्व में, और सूर्य के चारों ओर भी पश्चिम से पूर्व दिशा में ही गति करती है। अब इसके कारण मौसम परिवर्तन होता है, और जानते हैं सारे लोग मौसम परिवर्तन के मतलब क्या हो गया, शरद ऋतु आ गई, समझ रहे हैं ना, कभी ग्रीष्म ऋतु आती है। ये सारी जो ऋतुआं हैं, ऋतु परिवर्तन हैं, हमको इसी के कारण देखने को मिलता है। ये बात क्लियर हो गई ना, चित्र के माध्यम से सारे लोग समझ लेंगे। अभी इससे और क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं जिसकी हम बात करेंगे, सॉलिस्टाइस, सॉलिस्टिक्स भी बोलते हैं या सॉलिस्टाइस भी बोलते हैं, संक्रांति की, या इक्विनॉक्स की बात करते हैं, विषुव की। ये सारी कंडीशन अभी इसी से निकल के आएंगी। तो देखिए ये वही सेम कंडीशंस हैं, आप लोग देख सकते हैं कि पृथ्वी की ये गतियां हैं, आपके सामने बहुत सारी गतियां दी हुई हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सन केंद्र में है, अब पृथ्वी घूम रही है, ये इसकी कंडीशंस दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये 4 कंडीशन हमने बनाई हुई है। अब यहां पर देख सकते हैं ये 21 मार्च दिया गया है, और ये दिया गया है आपका 21 जून, और ये दिया गया है 23 सितंबर। ठीक है, यहां पर कंडीशन है 22 दिसंबर की, और यहां पर कंडीशन है 21 जून की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंडीशन सॉलिस्टाइस की। किसकी समझते हैं, सॉलिस्टाइस की कंडीशन हम लोग समझते हैं, या सॉलिस्टिस की कंडीशन समझते हैं। सॉलिस्टिस मतलब होता है संक्रांति। क्या होता है, संक्रांति। अब संक्रांति जो है वो सारे लोग जानते हैं, इसका रीजन क्या होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन, समझ रहे हैं ना, उत्तरायण और दक्षिणायन की जो स्थिति होती है, सीमा होती है, इसको हम लोग सॉलिस्टाइस कहते हैं या इसको संक्रांति कहते हैं। यह संक्रांति हमको 2 तरीके से देखने को मिलती है। एक तो हम लोग बोलते हैं 21 जून को, क्लियर है ना, और दूसरी होती है 22 दिसंबर को। देखिए हमने यहां पर एक 22 दिसंबर का बताया, और एक यहां पर हो गया 21 जून का। 21 जून को हो गई आपकी कर्क संक्रांति, क्लियर है ना। 21 जून की जो कंडीशन हो जाती है वो आपकी कर्क संक्रांति की कंडीशन हो गई। और अगर हम बात करें 22 दिसंबर की, तो वो मकर संक्रांति की कंडीशन हो गई। अब सबसे पहले हम 21 जून की कर्क संक्रांति की कंडीशन को समझ लेते हैं, समझेंगे। 21 जून की ऐसा माना जाता है जब सूर्य कर्क रेखा पर, समझ रहे हैं ना, जब ये सन जो है ये कर्क रेखा, कर्क रेखा का मतलब क्या है कि जो अर्थ के 23.5 डिग्री
नॉर्थ पर लंबवत पड़ती है। समझ रहे हैं ना? यानी कि सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर, समझ रहे हैं ना, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है या सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत रूप से पड़ता है तो इसे हम लोग कर्क संक्रांति कहते हैं। समझ रहे हैं ना? कर्क रेखा पर पड़ा तो क्या हो गया? कर्क संक्रांति कहते हैं। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। याद रखिएगा, इस दिन क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा। यह बात क्लियर होनी चाहिए। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधा सा अगर आपसे पूछा जाएगा कर्क संक्रांति तो आप क्या कहेंगे कि जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर इस तारीख को लंबवत पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कर्क संक्रांति के नाम से जान सकते हैं। ये तो बात हो गई 21 जून की। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी संक्रांति की, यानी कि हम बात करेंगे मकर संक्रांति की, 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को कहेंगे भाई मकर है। देखिए बहुत इजी है, कैप्रिकॉर्न बोलते हैं मकर रेखा को, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बात समझ में आ गई कर्क रेखा को। तो उसी के हिसाब से यह संक्रांति को माना जाता है। ये पृथ्वी का जो रोटेशन है उसका ये कारण है। ठीक है ना ये बात? अब दूसरा देख लेते हैं 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को समझिएगा, यानी कि जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगा। सीधा सा है, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगा तो क्या होगा? इसे मकर संक्रांति कहेंगे। और इस दिन क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। समझिए, यहां पर क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। क्लियर हो गई? तो आप याद कर सकते हैं कि 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और मकर संक्रांति में बात आएगी तो क्या कहेंगे? वहां पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। यह क्लियर हो गया संक्रांति की बात। अब हम बात करते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स के मतलब होता है विषुव। तो सबसे पहले अगर इक्विनॉक्स या विषुव की बात करते हैं तो विषुव के मतलब क्या होता है? जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर, याद रखिए, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो इससे दिन और रात बराबर होते हैं। याद रखिए, जब विषुवत रेखा पर, विषुव की बात आई ना, इक्वेटोरियल, समझ रहे हैं ना? इक्विनॉक्स वहीं से बना है। इक्वेटोरियल से विषुवत रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्लियर है ना ये बात? तो वहीं से निकल के आया है वर्ड। तो यानी कि जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें, यानी कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर जब लंबवत पड़ती हैं तो इससे दिन और रात बराबर होते हैं। तो यह विषुव का कॉन्सेप्ट माना जाता है। अब विषुव के कॉन्सेप्ट में हम एक चीज देख सकते हैं, एक है हमारा 21 मार्च को शरद विषुव और 23 सितंबर को हमारा 21 मार्च को हमारा बसंत विषुव है और 23 सितंबर को हमारा शरद विषुव है। अब यहीं पर हमने अभी देखा कि शरद विषुव और अब बसंत विषुव, तो यानी कि ये दो कंडीशन हैं जब सूर्य लंबवत किस पर पड़ रहा है? विषुवत रेखा पर पड़ रहा है, और यहां पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो यहीं से एक क्वेश्चन निकल के आता है, कब और दिन और रात बराबर होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर। और संक्रांति आप लोग याद रखिएगा, उधर अगर हम बात करेंगे 22 दिसंबर की तो वहां पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। अगर हम बात करेंगे 21 जून की तो यहां पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ये सूर्य जो है, पृथ्वी, सूर्य तो मध्य में हो गया और उसको फोकस करते हुए पृथ्वी क्या कर रही है? उसके चारों ओर घूम रही है। तो यहां से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सारे लोगों को बहुत डिटेल में समझना है आपको। अगर एक बार में ना समझ में आई है तो बार बार हमारे इस क्लास को देखें तो, और उसके बाद में थोड़ा सा बुक से भी अगर कंसल्ट करते हैं तो आपका और बेहतर हो जाएगा। क्योंकि इसको बगैर देखे अगर आप एक बार पिक्चर बना करके ले गए और समझ गए कि भाई ये 21 मार्च और 23 सितंबर का कारण क्या है बराबर होने का, या उत्तरी गोलार्ध में दिन क्यों बढ़ा है, दक्षिणी गोलार्ध में क्यों दिन बढ़ा है, तो कारण सिर्फ यही है। यहां पर छोटा सा हम आपको बना करके दिखाएंगे। बेसिकली ऐसे समझिए, ये हम अर्थ का बनाए दे रहे हैं। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं निकाले दे रहे हैं, समझेंगे।
देखिए यहां तक हुआ है, हमने बना दिया एक अक्षांश और देशांतर रेखाओं के साथ में। अब हम यहां पर 3 रेखाएं निकाल रहे हैं। एक रेखा हो गई, अब यहां पे अगर बात करेंगे तो ये अंटार्कटिक वाला क्षेत्र हो गया और ये आर्कटिक जोन हो गया, ऊपर का आर्कटिक नीचे का अंटार्कटिक। ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इस रेखा को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। ठीक है। दूसरा, ये 0 डिग्री है, मध्य से होकर के गुजर रही है, इसको बोलते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा। ठीक है। और ये है 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। ठीक है। अब यह पूरा है, इन्हीं के कंडीशन से आपने अभी देखा कि यहां पर शरद विषुव का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि विषुवत रेखा। वहां पर आपने मकर रेखा का कॉन्सेप्ट देखा और आपने कर्क रेखा का भी कॉन्सेप्ट देखा। अब इसके बारे में जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में डिटेल में बताएंगे। बट यहां पर समझ लीजिए कि इस तरीके से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट होता है। वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, जहां पर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों गुजरती हैं। याद रखिएगा, एकमात्र कॉन्टिनेंट है। इंडिया अगर पूछा जाए, हमारा देश, चूंकि इंडिया तो एशिया में, कॉन्टिनेंट तो कहेंगे नहीं इंडिया को, अगर भारत से पूछा जाए तो केवल एकमात्र रेखा होकर के गुजरती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। अब हम अपने नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं अर्थ के बारे में। अब ये जो घूमती है सूर्य के चारों ओर, इसमें कितना समय लगता है? अभी हमने देखा था अपने एक्सेस पर आपने एग्जैक्टली देख लिया, 23 घंटा आपने देखा था एग्जैक्ट, लेकिन 24 घंटा हो गया ना, क्योंकि वहां पर कुछ सेकेंड, कुछ मिनट आया और कुछ घंटे आया। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सूर्य के चारों ओर घूमने की, तो जल्दी से देखते हैं। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट every 365 1/4 days, causing the region and the year, means it takes 365 days, 5 hours 48 minutes and 46 seconds to revolve around the sun। यानी कि ये एग्जैक्टली कितना समय लेती है? यह समय लेती है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ये पूरा सूरज का चक्कर लगाने में एक समय लेती है, इतना समय लेती है, और सूर्य के कक्षा के चारों ओर घूमती रहती है। यानी कि जो ऑर्बिट बना हुआ है, कक्षा का मतलब क्या हुआ? जो इसका अपना ऑर्बिट है, क्योंकि हर एक प्लेनेट का अपना ऑर्बिट है, दूसरे के ऑर्बिट में तो करेगा नहीं रोटेशन। तो ये जो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, इसी के कारण क्या होता है, इसलिए हम पहले ही बता चुके हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बता चुके हैं आप लोगों को, इसको हम लोग बोलते हैं वार्षिक गति, क्योंकि जो ऋतु परिवर्तन वगैरह हो रहे हैं वो इसी के कारण हो रहा है। अब यहां पर हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब पृथ्वी जो है अपने एक्सेस पर घूम रही है, तो अपने एक्सेस पर घूम रही है और जानते हैं कि कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो ये जो कोण बना रही है, वो कोण बना रही है एग्जैक्टली ये 66.5 डिग्री का। कितना कोण बना रही है? ये 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। और ये 66.5 डिग्री का जब कोण बना रही है तो हमको इसको समझना पड़ेगा। कैसे समझिएगा, देखिए, पृथ्वी जिस धुरी पर या अक्ष पर घूमती है तो वह अपने कक्षा तल के 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, और इस तल पर लंबवत रेखा में वो 23.5 डिग्री झुकी रहती है। समझ रहे हैं ना? जैसे एक फिगर के माध्यम से अगर हम समझ लें, अगर हम फिगर के माध्यम से समझते हैं तो ऐसे समझते हैं, एक यहां पर हम लाइन लेते हैं और इसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री।
ये हो गई ना बात। इसको अगर हम 23.5 डिग्री लेते हैं तो ये तो हो गया हमारा ये आर्कटिक हो गया क्षेत्र, आर्कटिक जोन हो गया। अब ये आर्कटिक जोन कितना हो गया 66.5, समझेंगे। अब देखो भाई जब घूमेगा तो ये कैसी कंडीशन बनी, 66.5 डिग्री की कंडीशन बनी। आप देख सकते हो ये कैसी कंडीशन बन रही है, 66.5 डिग्री की ये कंडीशन बन रही है। तो इसीलिए कहा जाता है जब अपने एक्सेस पर घूम रही है तो ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। और जैसे ही ये 66.5 डिग्री का कोण बनाएगी तो कुछ चीजें निकल के आएंगी। क्या चीजें निकल के आएंगी? इसके कारण 3 काम होंगे। इसके कारण 3 काम होंगे। पहला, दिन और रात की लंबाई में अंतर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए समझ लीजिएगा, फिर से मैं एक बार रिपीट किया दे रहा हूं, थोड़ा सा इसमें एंगल्स का खेल है। 23.5 डिग्री झुकी हुई, इसके कारण बाहर की तरफ ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 66.5 डिग्री का। इसके कारण 3 चीजें, 3 प्रभाव पड़ रहे हैं। पहला, डे और नाइट का जो समय है उसकी लंबाई में अंतर आएगा, यानी कि दिन कितना बड़ा होगा, रात कितना बड़ा होगा, यह अंतर आएगा। दूसरा, मौसम में परिवर्तन भी होगा। और तीसरा, वर्ष के जो विभिन्न समय हैं उनमें भी परिवर्तन होगा, यानी कि पूरे ईयर में जो डिफरेंट टाइम है उनमें भी परिवर्तन होगा। तो यह भी आपका एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यानी कि 3 चीजें हो गई। भैया दिन बड़ा है, रात छोटी है। जब जाड़े आते हैं तो जाड़े में आप देखते हैं ना कि दिन क्या हो जाता है, एकदम से छोटा हो जाता है और रात बड़ी हो जाती है। तो उल्टा गर्मी और जाड़े का ये उल्टा चलता रहता है, दिन बड़ा रात छोटी दिन बड़ा। ये सिर्फ 66.5 डिग्री का ये खेल है और एक्सेस पर झुके होने के कारण जो बाहर की तरफ 66.5 डिग्री का एंगल बन रहा है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं मौसम में परिवर्तन तो हो ही रहा है। तीसरा, वर्ष के विभिन्न, जी हां, विभिन्न समयों में भी परिवर्तन हो रहा है, एक जैसा समय वहां पर नहीं रहेगा। तो यह बात हो गई आपकी कंडीशन की, यानी कि ये एंगल्स का पूरा खेल माना जाता है पृथ्वी का। अब हम एक और पॉइंट इसके घूर्णन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये पॉइंट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि जब ये घूर्णन करेगी तो क्या होगा। घूर्णन के मतलब समझ गए ना कि जो इसकी दैनिक गति होगी, जब दैनिक गति ये करेगी, दैनिक के मतलब अपने एक्सेस पर जब ये घूमेगी तो एक्सेस पर जब ये इक्वेटर से यानी कि भूमध्य रेखा से और जब पोल्स की तरफ, यानी कि ऐसे समझिए जब ये इक्वेटर से यहां तक पोल की तरफ जाएगी तो क्या होगा, इस पृथ्वी को जो है घटती जाएगी, ध्रुवों तक जाकर के क्या हो जाएगा, घूर्णन गति भूमध्य रेखा से ध्रुव तक जब पहुंचेगी तो इसकी जो गति है वो कम होती चली जाएगी। अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो वो किस वेग से घूमती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस वेग से घूमती है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो आपका आंसर क्या होगा, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बात याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर की बात हो रही है, यहां एक्सेस पर बात नहीं हो रही है। सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से ये घूमती है। ये बात क्लियर हो गई यहां की, यानी कि नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की मतलब पोल की बात हो रही है, साउथ पोल या नॉर्थ पोल की बात हो रही है। जैसे ही जाएगी तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी के आकार की बात। जब आकार की बात करते हैं तो यहां पर एक चीज निकल के आती है कि आखिरकार ये पृथ्वी पहले कैसी थी और अब कैसी है। क्योंकि हम लोगों ने सीधे कह दिया ये जो सूर्य का जो दीर्घ वृत्ताकार पथ है उस पर चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी कैसी है, गोल है या चपटी है या कैसी है। तो देखिए इसको ऐसा माना जाता है जैसे नारंगी समझते हैं ना, संतरा, उस ऑरेंज के शेप में एग्जैक्टली मानी गई है। ठीक, पूरी गोल नहीं कहेंगे, पूरी चपटी भी नहीं कहेंगे, तो इसको नारंगी वर्ड के से हम लोग कह सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, कॉन्टिनेंट के मतलब महाद्वीप, क्या पहले ये सारे महाद्वीप अलग अलग थे। जैसे हम यहां पर थोड़ा सा फिगर बनाएंगे, जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की, यानी कि नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें, इसके नीचे साउथ अमेरिका हो गया, ये इस तरीके का आता है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो इस तरीके से कुछ ऑस्ट्रेलिया का फिगर बनता है, यानी कि डिफरेंट फिगर बनते हैं।
तो क्या ये ऐसे थे पहले? तो बिल्कुल नहीं थे, ये बात आप समझ लीजिए। इसीलिए पृथ्वी को विभिन्न आकारों में डिफाइन किया है। बहुत सारे खगोल विज्ञानियों ने, बहुत सारे भूगोल वेत्ताओं ने क्या किया है, पृथ्वी को डिफरेंट डिफरेंट शेप में बताया कि इस प्रकार थी। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में पृथ्वी दिखाई देगी। यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, अबाउट 270 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 270 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया, पेंजिया एक भाग था महाद्वीप, जी हां समझ लीजिए, एक पेंजिया नामक एक कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ। आज उस पेंजिया से हमारे पास कितने महाद्वीप हो गए? 7। कैसे समझेंगे थोड़ा सा। देखिए, ऐसा माना जाता है, एक टेथिस सागर और पैथलासा सागर का कॉन्सेप्ट है। जैसे अंडा देखते हैं, उस अंडे के बीच में एक योक वाला एरिया हो गया पीला, एक पैथलासा सागर हो गया, एक टेथिस सागर हो गया, ऐसा माना जाता है। तो हुआ क्या कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटें और यूरेशियन प्लेटें जब आपस में टकराई तो यहां पर बहुत निक्षेप वगैरह जमा हो गए थे। जब निक्षेप जमा हो गए तो यह सब पेंजिया का भाग था। ये गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड क्या था? ये पेंजिया का भाग था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। जब इसमें ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट के कारण, क्योंकि पानी तो निकल नहीं पाया, कंकड़ पत्थर सारे निक्षेप जमा थे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में दूर गिरे जाकर के, और तब से लेकर के माना जाता है कि ये पूरा जो था, ये पूरा एक में जुड़ा हुआ था। बाद में जब ब्लास्ट हो गया तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ, और इस तरीके से 7 कॉन्टिनेंट को जन्म दिया इस पेंजिया ने। क्लियर हो गई ना बात? अब अगर हम बात करें कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, देखिए ध्रुवों पर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट क्या हो गया, कम हो गया ना, चपटी हो गई। और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, थोड़ा सा मूवमेंट ज्यादा होता है तो चौड़ी हो जाती है। ये थोड़ा सा याद रखोगे, चपटी और चौड़ी होने का ये कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आता है। अब हम यहां पर कुछ ऐसे कारकों की बात करते हैं जो कारक पृथ्वी पर जीवन को उपयुक्त बनाते हैं, कि ऐसा माना जाता है कि एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन बहुत अच्छी तरीके से संभव है। दूसरी संभावना, हालांकि बहुत सारे लोगों ने स्टडीज किया हुआ है कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी के बाद में जीवन संभव होगा, लेकिन अभी एग्जैक्टली संभव वहां पर नहीं है। कुछ चीजें वहां पर और भी होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में, तभी वहां पर जीवन संभव हो पाएगा। लेकिन यहां पर पृथ्वी पर ऐसा क्या है कि जीवन संभव है, तो देख लेते हैं जल्दी से। द अर्थ इज ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम टू हैव द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, लिक्विड एंड गैस सॉलिड। समझ रहे हैं ना? तो यानी कि पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर तीनों रूप हैं जल के। ठोस अवस्था में भी जल है, द्रव अवस्था में भी जल है, और गैस अवस्था में भी जल है। ठीक है ना? तो इसीलिए ये भी यहां पर सुलभ जीवन को बनाने का एक कारण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द अर्थ हैज ऑल द इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। यानी कि यहां पर बहुत सारी गैसेज हैं, बहुत सारी गैसेज हैं। अगर हम एटमॉस्फेयर में बात करें तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन भी है 21% ऑक्सीजन का परसेंटेज है। इसके बाद में इनर्ट गैसेज भी बहुत सारी एटमॉस्फेयर में है। समझ रहे हैं ना? तो पृथ्वी पर अगर हम बात करें, एटमॉस्फेयर की नहीं बात करें, पृथ्वी पर, तो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन गैसेज की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए उपयुक्त तापमान है, यानी कि राइट टेम्परेचर रेंज है फॉर कैरिंग आउट द लाइफ, यानी कि जीवन के लिए उचित वहां पर टेम्परेचर है। ना बहुत सर्दी है और ना बहुत गर्मी है। जैसे अगर हम बात करें कि बहुत सर्दी हो जाए कहीं पर या बहुत गर्मी हो जाए, ऐसे कुछ जगह पर देखने को मिलता है कि जहां पर केवल गर्मी ही पड़ती है, केवल सर्दी पड़ती है। लेकिन ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है कि बहुत ज्यादा हाई हो या बहुत ज्यादा लो हो, यानी कि बहुत ठंड हो या बहुत गर्मी हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द अर्थ हैज अ लॉट ऑफ वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि पृथ्वी पर जल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में है। झीलों में भी है, नदियों में भी है, वाष्प के रूप में भी है, और उसकी उपयुक्त मात्रा वहां पर उपलब्ध है। अब यहां पर हम पृथ्वी के बात करेंगे डायमीटर की, यानी कि इसके व्यास की। आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है। इट इज नॉर्थ पोल एंड इट इज साउथ पोल, करेक्ट। अब यहां पर आप देख सकते हो पोलर डायमीटर, यानी कि ध्रुवीय व्यास के बारे में चर्चा की गई है, साइड में लिखा हुआ है। और नेक्स्ट पर यहां पर साउथ पोल इक्वेटोरियल डायमीटर की बात की गई है, ये लिखा हुआ है। यानी कि जब पृथ्वी मूवमेंट करती है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से
डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर को हम लोग नाप सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसकी हम लोग कह सकते हैं परिध देख सकते हैं, सरकमफ्रेंसेस देख सकते हैं, त्रिज्याएं देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर देख सकते हैं। तो जल्दी से हम इनको एक फैक्चुअल फॉर्म में है, इनको सारे लोग देख सकते हैं आप लोग, कि अगर इक्वेटोरियल डायमीटर की बात करेंगे, भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास के मतलब ये होता है कि 20 से गई है तो ये पूरा जो है इसकी बात की गई है, यानी कि ये बात की गई है, ये कितना है एग्जैक्टली 12,756 किलोमीटर, करेक्ट। पोलर की बात करें, पोलर के मतलब ये हो गया, पोलर के मतलब होता है ध्रुव, ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,714 किलोमीटर हो गया। अगर बात करें हम इक्वेटोरियल रेडियस की, त्रिज्या की बात की गई है, तो त्रिज्या की अगर हम बात करेंगे तो यह आ जाएगा, त्रिज्या में कितना हो जाएगा 6,378, याद रखिएगा 0.1 किलोमीटर ये इसका रेडियस है, त्रिज्या है। अगर पोलर रेडियस की बात करेंगे तो पोलर रेडियस में 6,356.9 किलोमीटर ये इसका पोलर रेडियस होता है। इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंसेस की बात करेंगे, भूमध्य रेखीय परिध की बात करेंगे तो 40,077 किलोमीटर इसका भूमध्य रेखीय परिधि होता है। और अगर इसके ध्रुवीय परिध की बात करते हैं तो पूरा ध्रुवीय परिध की अगर बात करते हैं, पोलर सरकमफ्रेंसेस की बात करते हैं तो 40,009 किलोमीटर इसका पोलर सरकमफ्रेंस होता है, यानी कि टोटल इसकी परिधि यहां पर होती है, ध्रुवीय परिधि। यहां तक बात सारे लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम कुछ अर्थ के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर देख लेते हैं। पहला फैक्ट क्या है, हाईटेस्ट लैंड पॉइंट, यानी कि हाईटेस्ट लैंड पॉइंट ऑन अर्थ क्या है, माउंट एवरेस्ट। यानी कि माउंट एवरेस्ट क्या है, यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचा बिंदु है, यह सबसे ऊंचा पॉइंट है, और वो है आपका नेपाल में। याद रखिएगा, अगर इसकी एग्जैक्ट हाइट पूछी जाए तो 8,848 मीटर। बीच में इसके ऊपर विवाद हुआ था कि इसकी जो ऊंचाई है वो मान ली गई थी 8,850, बट उसको स्वीकार नहीं किया गया, एग्जैक्टली एज इट इज वही है जो कि है 8,848 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं इसका लोएस्ट पॉइंट। अगर लोएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो लोएस्ट पॉइंट में डेड सी, डेड सी जानते हैं आप लोग कहां है, बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल। कहां पर है, जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर है, उसके बीच में है, दोनों के बीच में। और इसकी अगर हम बात करेंगे लोएस्ट पॉइंट की तो ये कितने मीटर लोएस्ट है, तो 400 मीटर माना जाता है, 1300 फीट या 400 मीटर, जो भी आपको डेटा पूछा जाए, मीटर में पूछा जाए तो आप मीटर में लगा सकते हैं, और फीट में पूछा जाए तो आप 1300 फीट बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका क्या फैक्ट हो सकता है पृथ्वी का। मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच क्या है, बेसिकली एक गर्त है। गर्त के मतलब समझते हैं ना, फिलीपींस में यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर में, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में एक 11,033, देखिए 2 पॉइंट लिखे हुए हैं मैं, लेकिन एक और थोड़ा सा अलग बताऊंगा। अगर कभी 11,034 भी आ जाए तो दोनों सही, ऑप्शन में कभी दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा। तो आपको अगर कभी ये ऑप्शन में ना दिया हो तो आप इसको लगा सकते हैं, अगर ये नहीं दिया है तो इसको लगा सकते, दोनों कभी भी साथ साथ नहीं दिए जाएंगे, तो दोनों कह सकते हैं। फीट में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं जो मेरियाना ट्रेंच है वो कितने फीट गहरा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 36,201। अगर पूछा जाए किस ओशियन में है तो आंसर क्या होगा, वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में मेरियाना ट्रेंच स्थित है। अगर इसकी एग्जैक्टली लोकेशन पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे, 11 डिग्री 21 मिनट ये उत्तरी अक्षांश, और 142 डिग्री और 12 मिनट ये क्या है, पूर्वी देशांतर जापान के पास में एशिया में ये स्थित है। एग्जैक्ट लोकेशन फिलीपींस हो गया। अब हम इसके कुछ और पॉइंट देख लेते हैं अर्थ के। अब हम बात करेंगे पृथ्वी और सूर्य की ऐसी स्थितियों की जिनको हम लोग प्रीहेलियन और एपीहेलियन के नाम से जानते हैं, यानी कि पृथ्वी और सूर्य कब पास होते हैं और कब दूर होते हैं। इन दोनों घटनाओं को हम लोग प्रीहेलियन और एपीहेलियन के नाम माध्यम से जानते हैं, और प्रीहेलियन और एपीहेलियन के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से ये जो आपके सामने पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ने से पहले एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। आपको यहां पर ये फिगर दिख रहा है, इस फिगर में ये सन दिख रहा है, ठीक है, और ये इधर भी अर्थ है, इधर भी अर्थ है। तो यानी कि एक कंडीशन आपको दिख रही है 3 जनवरी
प्रीहेलियन यानी कि उपसौर, और दूसरी कंडीशन आपको दिख रही है एपीहेलियन यानी कि अपसौर। ये क्या होता है आखिरकार, ये क्या चीजें हैं समझेंगे। देखिए पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है, जैसा कि कई बार हम बता चुके हैं। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है, जिसके एक फोकस पर सूर्य है, सूर्य को फोकस मानते हुए वो चक्कर लगा रही है। तो एक कंडीशन आती है जब पृथ्वी और सूर्य, याद रखिएगा, एक कंडीशन तब आती है जब पृथ्वी और सूर्य के बहुत पास होने की संभावना बनती है, यानी कि जब बहुत अत्यधिक पास में होती है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग प्रीहेलियन के नाम से जानते हैं। और यह कंडीशन कब बनती है? 3 जनवरी। तो याद रखिएगा, जब पृथ्वी और सूर्य बहुत पास होते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम लोग प्रीहेलियन के नाम से जानते हैं या उपसौर के नाम से जानते हैं, और यह कंडीशन 3 जनवरी को बनती है। दूसरा अगर हम बात करें 4 जुलाई, ये वो कंडीशन है जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूरी पर होती है। देख सकते हो आप, देखिए वहां पर थोड़ा सा पास दिखाया गया है, उसके ऊपर इंडिकेट किया गया है कि भाई 3 जनवरी की घटना, यहां पर बहुत डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, तो यानी कि जब डिस्टेंस की बात आएगी तो ये एपीहेलियन या अपसौर की घटना कहलाएगी। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि उपसौर जो सबसे पास में अगर पूछा जाए उस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है उपसौर में, तो आप क्या कहेंगे? 14.70 करोड़ किलोमीटर। क्लियर हो गई ये बात। अब अगर एपीहेलियन की बात करेंगे, यानी कि जब सबसे दूर होती है, तो दूर में 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। प्रीहेलियन का डिस्टेंस भी हो गया, एपीहेलियन का डिस्टेंस हो गया। प्रीहेलियन में सबसे पास में है और एपीहेलियन में सबसे दूर है। अब हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर देते हैं एक बार, जो हमने अभी आपके सामने कुछ पॉइंट नजरों के सामने से गुजारे थे, तो देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट के बारे में। तो जल्दी से इसके पॉइंट देख लेते हैं कि आखिरकार मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन एट एपीहेलियन लिखा हुआ है, मैक्सिमम डिस्टेंस अपसौर कहलाता है। क्लियर है? तो सूर्य से अधिकतम दूरी अपसौर हो गई, 4 जुलाई को कंडीशन बनती है, और एग्जैक्ट जो है आपके सामने लिखा हुआ है इसका कितना डिस्टेंस होगा। मिनिमम डिस्टेंस की बात हो चुकी है, अब यहां पर बात करेंगे अधिकतम दूरी की। तो अधिकतम दूरी का भी कॉन्सेप्ट अभी हमने आपसे डिस्कस किया था, वो अपसौर की कंडीशन हो गई। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग उपसौर और अपसौर के बारे में याद रखेंगे। तो आज की क्लास में हमने जो बात की, अर्थ की बहुत सारी चीजों की बात की। थोड़ा सा हमने बेसिक में आपको बताया अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जिसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन पृथ्वी के क्या रोटेशन है, रेवोल्यूशन, दैनिक गति, वार्षिक गति, और सन के सापेक्ष किस तरीके से घूमती है, और क्या क्या पृथ्वी के फैक्ट्स हैं, क्या पृथ्वी के रोटेशन से यानी कि रेवोल्यूशन से क्या क्या उसके एडवांटेज होते हैं, कैसे दैनिक गतियां होती हैं, कैसे वार्षिक गति होती है, ये सारी चीजें देखी। अब नेक्स्ट क्लास में फिर से हम अर्थ के पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, और वहां पर पृथ्वी के बारे में और भी डिटेल से बात करेंगे, और वहां पर हम बात करेंगे 3 लाइंस की भी। वो 3 लाइंस क्या होंगी? इक्वेटर लाइन होगी, दूसरी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, और तीसरी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।